नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल और 6 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ऐलान किया कि कोरोना के इलाज से जुड़े सामान पर जीएसटी घटा दी गई है। हैंड सैनिटाइजर पर जीएसटी अब 5% लगेगी। वेंटिलेटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% कर दी गई है। ब्लैक फंगस की दवा पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगी। हालांकि वैक्सीन पर 5% जीएसटी जारी रहेगी। Three items which the GOM had recommended at one level, after discussion in the committee, in the GST Council, we have brought in changes. They are particularly one item which is the furnaces, the electric furnaces which are used in the crematoriums. The GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the Council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the Council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector. But even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. वैक्सीन्स पे 5% जीएसटी की दर अभी है इन पर और वो वही रहेगी। इसमें जो चर्चा का विषय जब हुआ था तो इसमें यह हुआ था कि इसमें केंद्र सरकार ही सारी परचेज कर रही है, 75% कम से कम परचेज कर रही है, उसका जीएसटी भी केंद्र सरकार ही देगी। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जीएसटी भी पे कर रही है, मगर जब लोग गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सप्लाई जो हो रही है 75% का मुफ्त में दिलाया जा रहा है, जनता के ऊपर उसके असर कुछ भी नहीं होगा। और जीएसटी की ये जो दरें घटी हैं उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इलाज में लगती है कोविड-19 की, उन सबकी दरें घटा दी गई हैं। ज़्यादातर को 5% में लाया गया है। देखिए, इसको लेकर के एक GOM बनाया गया था जिसने अपने रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल को कादम्बिनी 6 जून को सबमिट की और जिसके बाद आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। उसमें जो नई दरें हैं वो अब लागू कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कादम्बिनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोविड के इलाज में, कोविड टेस्टिंग। अब कोविड टेस्टिंग किट जिस पर 12% जीएसटी थी, कादम्बिनी उसे घटाकर के 5% कर दिया गया है। यानी जो कोविड टेस्ट कराने में जो लोगों को प्राइवेट करा रहे थे, जिनको पैसे देने पड़ रहे थे ज़्यादा, उनको कम पैसे देने पड़ेंगे कोविड टेस्ट के लिए। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ आती है हैंड सैनिटाइज़र, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर लगभग अभी तक 18% जीएसटी था कादम्बिनी, जो कि काफ़ी था, और वो घट करके 5% आ गया। यानी जो हैंड सैनिटाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसकी कीमत में भी कमी आएगी। इसके अलावा इलाज में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे जो कुछ टेस्ट होते हैं DDMR वगैरह, उनकी टेस्टिंग किट है, उसमें भी 12% से 5% को जीएसटी किया गया है। और सबसे अहम है कि एम्बुलेंस जिसमें जो GOM की रिकमेंडेशन था 28% जीएसटी, उसको घटा करके 12% कर दिया गया है। यानी एक बड़ी राहत इसमें भी दी गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कादम्बिनी हमने देखा है किस तरीके से कोई 70,000, 80,000, 1 लाख में लोगों ने लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और उस पर भी 12% की जीएसटी थी, उसको घटा करके 5% कर दिया गया है। यानी लोगों को अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी सस्ते में मिलेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर थर्मामीटर्स वगैरह हैं, उसमें भी जो है कटौती की गई है, उसमें भी उसको भी 5% में कर दिया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर कादम्बिनी, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण टूल है कोविड से लड़ने के लिए, उस पर भी जीएसटी 12% थी, उसको घटा करके 5% कर दिया गया है। तो इन सब तमाम चीज़ों में राहत दी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने जिस तरीके देखा, रेमडेसिविर की इतनी ज़्यादा मांग थी जो सेकेंड वेव थी,
उसमें जो 12% की जो GST थी उसको घटा करके 5% किया गया है। तो सर और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर वित्त मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर आज हर परिवार की जरूरत है। सरकार को इनके जरिए टैक्स कमाने के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। GST मीटिंग में आज केंद्र और बीजेपी के वित्त मंत्रियों ने इन्हें टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव नहीं माना। और इस सब के बीच राहुल गांधी ने आज फिर से ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कोरोना महामारी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को पर हैशटैग जिम्मेदार कौन लिखकर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि महामारी, महंगाई, बेरोजगारी को सब देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश का जानता है हैशटैग जिम्मेदार कौन। मुंबई में आज भी कई जगह पर रुक रुक कर बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। साइन इलाके के गांधी मार्केट में पानी अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। साइन के ही एक दूसरे इलाके में इतना पानी भर गया कि बच्चे सड़कों पर ही तैरते नजर आने लगे। विक्रोली इलाके में भी आज बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में 13 और 14 जून को भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मुंबई के तटीय और निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीठी नदी के आसपास के रिहायशी इलाकों में भी तैयारियां की जा रही हैं। भारी बारिश के चलते अक्सर यहां पर हालात बिगड़ जाते हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि दोपहर के बाद से बारिश थम गई और अरब सागर में उठ रही ऊंची लहरें कमजोर पड़ती दिखाई दी। और कैसी स्थिति रही दिन भर, इस पर चर्चा करने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, इस वक्त कैसे हालात हैं? ऊंची लहरें थम गई हैं, हाई टाइड का वक्त तो गुजर गया, अभी स्थिति कैसी है? बिल्कुल अंजलि, देखिए हाई टाइड का जो वक्त था वो 1:30 बजे का था, इसलिए दोपहर की अगर तुलना में देखें तो अभी जो लहरें हैं उनके वो इतनी ऊंची नहीं है जैसे दोपहर को थी। साथ ही साथ अगर आप बादल को भी देखेंगे तो जिस तरह से भारी बारिश हो रही थी, जिस तरह से काले बादल यहाँ पर थे, अब वो भी कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि आज सुबह भी इसी तरह के हालात थे। हम सोच रहे थे कि ऑरेंज अलर्ट क्यों जारी किया गया है। सुबह भी जब हम 9 बजे पहुंच गए थे फील्ड पर, तब देखा गया था कि बारिश ज़रूर हो रही थी लेकिन कहीं पर जल जमाव हुआ नहीं। लेकिन अगले 1 से 2 घंटों में इतनी बारिश हुई कि हमने देखा हो दादर का हिंद माता इलाका हो, साइन का गांधी मार्केट इलाका हो, ब्रिजेस को बंद कर दिया गया, रोड्स को बंद कर दिया गया था, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा था। कुछ समय के लिए जो लोकल ट्रेन है वो कुर्ला से लेकर CST के बीच में उसे रोक दिया गया था क्योंकि भारी बारिश हुई थी। और जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर यही इलाके जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी भरता है, वहाँ पर परेशानी हुई थी। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि रविवार और सोमवार यानी आने वाले 48 घंटों के लिए जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसे देखते हुए कई कदम ज़रूर उठाए जा रहे हैं। BMC के अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो, कोस्ट गार्ड हो, नेवल कोस्ट गार्ड, सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। NDRF की टीमें कई जगहों पर तैनात हैं। अच्छी बात ये रही क्योंकि आज शनिवार भी था तो सड़कों पर गाड़ियाँ कम थी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि कई जगहों पर पानी भर गया था और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था, तो इसका असर देखने को मिला है। अभी भी जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर से लोगों को समुद्री तट से हटाने का काम लगातार पुलिस की ओर से किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी, ये वर्ली सीलिंग है, वर्ली सी फेस पर हम मौजूद हैं और लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि अलर्ट जारी है और आप आने वाले 48 घंटों तक समुद्री किनारों से दूर रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। तो ऐसे कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि फिर से जब ज़ोरदार बारिश होगी, फिर से निचले इलाकों में पानी भर जाएगा, कई लोगों के गाड़ियाँ फंस जाएंगी, लोगों के घरों में पानी जाएगा। और ये हर साल होते आ रहा है। BMC देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, 33,000 करोड़ का उनका बजट होता है, लेकिन इसके बावजूद हर बार कहा जाता है कि नाला सफाई हुआ है, हर बार कहा जाता है कि कई सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन पानी भर जाता है। लेकिन इसकी दूसरी पहलू एक ये भी है कि जून में जितने औसतन बारिश होती थी, उतनी बारिश आप सोचिए कि पहले 11 दिन में हो चुकी है। 550 मिलीलीटर की बारिश औसतन जून महीने में होती थी, उससे ज़्यादा पहले ही 11 दिनों में ये बारिश हो चुकी है। तो मौसम के बदलाव को भी एक वजह इसके पीछे माना जा रहा है, जो भारी बारिश हो रही है और उसका असर हमने देखने मिला है।
आने वाले 2 दिनों में क्या कुछ होता है और उसके लिए जितनी तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं वो वाकई उतने काफ़ी हैं या नहीं, ये देखना अहम होगा। जी शुक्रिया सोहित। तो वाकई में मौसम तो बदल रहा है लेकिन शहर नहीं बदल पा रहा है, जिसकी वजह से स्थिति हमेशा हर साल वही हो जाती है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहली लहर में 150 टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दूसरी लहर में एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे में ऑक्सीजन स्टोर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 27 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू हो गए हैं, जिसमें से आज से 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई में 17 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये जो 4th वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं। जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, वो बाहर से आती है, दिल्ली के बाहर से आती है। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है, और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। कोरोना के बारे में आपको और जागरूक करने के लिए हम गूगल के साथ लेकर आए हैं खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। हमारी कोशिश है कि कोरोना से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी आप तक पहुंचे और वैक्सीन या कोरोना से जुड़े हुए जो भी आपके डर और भ्रम हैं उन्हें दूर किया जाए। आज बात करेंगे कोरोना की रोकथाम के बारे में। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में इस वायरस की रोकथाम आप कैसे करें, अनलॉक के बाद भी किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर श्रुति मलिक, डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर की। डॉक्टर श्रुति, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम देख रहे हैं कि अब अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे और फिर से अब जिंदगी पटरी पर आ रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी जो अंदेशा है वो जाहिर किया जा रहा है। बचाव जो है लोग कैसे करें, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से मामले बढ़े थे, खासी परेशानियां लोगों ने झेली। देखिए ताबिश जी, अगर हम कोरोना की रोकथाम की बात करें तो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हम सब जानते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए, और तीसरी चीज अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं तो 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी मास्क पहनना और हैंड हाइजीन हम सबको पता है। बट उससे भी ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि घर हमारा वेल वेंटिलेटेड हो, यानी हमारे घर के कमरे जितने हैं उन सब में क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जो कि लैंसेट की भी स्टडी आई थी। अगर ओवर क्राउडिंग हो गई तो बहुत तेज गति से इंफेक्शन बढ़ेगा। दूसरी चीज लोगों को यह भी ध्यान रखनी है कि जितने सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, उन सब से हमें बच के रहना है, क्योंकि अभी हर्ड इम्यूनिटी हमारी नहीं आई है। अभी सिर्फ 18% लोग जो है वो वैक्सीनेटेड है, यानी 24 करोड़ जो है लोग वैक्सीनेटेड है। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती, जब तक हमारे बच्चे अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो मेरी सब व्यूअर्स से यही विनम्र विनती है कि जिनको अपनी जीविका कमानी है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तभी आप बाहर जाएं, या नहीं तो आप घर के अंदर ही रहें। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात आपको बताऊं तो क्योंकि मैं अपना निजी अस्पताल भी चलाती हूं और हजारों की तादाद में हमने वैक्सीन लगाई हैं,
लोगों के मन में एक हेजिटेंसी है वैक्सीन को लेकर कि कौन सी वैक्सीन लगाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो लोगों को ये भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, वैक्सीन जो है वो बहुत अच्छे हद तक जो है वो कारगर है, चाहे हम कोविड की बात करें जो स्ट्रेन है या उसके वेरिएंट्स है। तो लोग जितनी जल्दी से जल्दी मौका मिले उसको लगवाएं। और सबसे ज्यादा जो 18 से 45 साल के लोग हैं जिनके कि बच्चे छोटे हैं, क्योंकि ताबिश जी देखिए अभी जो सेकेंड वेव आई है उसने युवाओं पीढ़ी जो है उनको सबसे ज्यादा संक्रमित किया है। तो ऐसे में मैं इन सबसे यही कहूंगी कि इन चीजों का ध्यान रखें। और जहां तक शरीर स्वस्थ रहने की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने भी बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहले जो है हमें 5 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि धूम्रपान या शराब का सेवन जो लोग करते हैं उसको कम कर दें या बंद कर दें। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट, दूसरी चीज मैं बताऊं, ले या जिसमें फल सब्जियां ये सारी चीजें लें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। क्योंकि देखिए इस समय क्योंकि बहुत घरों में जो है वो मृत्यु भी हो गई, लोग लॉकडाउन के अंदर भी हैं, तो कई तरीके के मानसिक तनाव भी लोगों के बीच में है। तो इस चीज का भी अगर श्रुति ये सब चीजें लोगों ने अब देखा है, पिछले कुछ वक्त में गुजरे हैं इस सब से, तो बहुत जरूरी है कि वैक्सीन आप लगवा लीजिए। क्योंकि ये तो अब बात साफ है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको या तो कोरोना नहीं होता भी है तो उसका असर बहुत कम होता है। और दूसरा डॉक्टर श्रुति ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मास्क को लेकर भी लोग जो है सही तरीके से नहीं लगाते हैं कुछ लोग। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन तो है ही, उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप मास्क सही तरीके से लगाएं ताकि संक्रमण आप तक ना पहुंचे। देखिए, मास्क की जहां तक बात है उसकी बड़ी अच्छी गाइडलाइंस आई हैं। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम डबल लेयर्ड मास्क लगाएं या वो मास्क लगाएं जैसे N95 है या जिसमें फिल्टर्स लगे हुए हैं। दूसरी चीज, हम लोग आमतौर पे मैंने देखा है, मेरे मरीज भी जो है कि वो मास्क लगाते हैं और मास्क को सीधे टेबल पे रख देते हैं, क्योंकि मास्क ये सबसे गलत तरीका है। मास्क के जो आउटर सरफेस है उस पे भी वायरस आके चिपकता है। तो जब भी हम मास्क को उतारें उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से एक क्लोज्ड डस्टबिन में यानी क्लोज्ड ट्रैश में जो है उसको डिस्पोज ऑफ करें। ऐसे बाहर मास्क को ना छोड़ें। और मास्क को जब हम पहनते हैं तो हम केवल मास्क के बाहरी इलाके को नहीं टच करेंगे, साइड से पहनेंगे, अपने कान पे लगाएंगे और वैसे ही उतार कर जो है हम लोग उसको क्लोज्ड डस्टबिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करेंगे। जितना जरूरी डॉक्टर श्रुति मास्क पहनना है उतना ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से मास्क को पहने। ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रुति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए, वैक्सीन आप जितनी जल्दी हो सकता है वो लगवाइए और एहतियात पूरी तरीके से बरतिए ताकि आप कोरोना से सुरक्षित रहें। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट में कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस क्लिप पर कहा है कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की सांठगांठ है। क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। तो दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों ना लेना पड़े, यह सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है।
नोएडा में चोरी का एक बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां की पुलिस ने कल 6 चोरों के पास से 9 करोड़ का सोना, कैश और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए हैं। इस बरामदगी के बाद अब पुलिस को बरामद किए गए करोड़ों के सामान के मालिक की तलाश है। इन चोरों ने सितंबर 2020 में ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी से ये चोरी की थी, जिसके बाद से अब तक यानी कि 10 महीने बाद तक इस चोरी की रिपोर्ट किसी ने दर्ज नहीं कराई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब चोर पकड़े गए। उनके पास से करीब 14 किलो सोना, 57 लाख कैश और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 10 चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और 8.5 करोड़ का जो कैश है और गोल्ड वो बरामद कर लिया है। लेकिन अभी भी इस मामले को लेकर कई सवाल हैं। मेरे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह जी हैं, उनसे मैं बात करता हूं। सर, सबसे बड़ी बात ये कि जो ये गोल्ड मिला है, कुल कितना गोल्ड चोरी हुआ था, क्या आपकी बात हुई जो एक्यूज पकड़े गए? अब तक हम लोगों ने 6 लोगों को इस पूरे प्रकरण में अरेस्ट किया है और इनके पोजीशन से 13.09 kg गोल्ड रिकवर किए हम लोगों ने और 1.10 करोड़ के प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। एक गाड़ी भी हम लोगों ने यहाँ सीज की है। लगभग 8.25 करोड़ की प्रॉपर्टी हम लोगों ने इन लोगों से रिकवर किया है। बेसिकली इन लोगों से जो पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि 9-10 लोगों का ये गिरोह था, जिन लोगों ने जाकर के एक घर से जहाँ पे कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन से एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टीज़ जिसमें गोल्ड के बिस्किट्स और पैसे रखे हुए थे, उसको इन लोगों ने वहाँ से उन लोगों के एब्सेंस में, जो उसके रखने वाले थे, जो उसके कस्टडियन थे, उन लोगों के एब्सेंस में उसको वहाँ से इन लोगों ने चुरा लिया और आपस में उसको बांट लिया। जिस तरीके से इन लोगों से पूछताछ हुई और जो क्वांटिटी और अमाउंट इन लोगों ने बताया, उसके हिसाब से लगभग 35 to 40 kg गोल्ड का वहाँ होना चाहिए था उस समय जब इन लोगों ने जितनी अमाउंट चोरी की है। और उसके बाद लगभग 6.5 और समथिंग करोड़ में रुपीज़ जो थे कैश, ये इन लोगों ने वहाँ से लिया। चूँकि इन लोगों ने आपस में बताया कि 3 से 4 kg एक आदमी के हिस्से में आया था और लगभग 65 लाख रुपए एक आदमी ने बांटे थे। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि जो क्वांटिटी मैंने बताई उतनी प्रॉपर्टी उस समय वहाँ पर होगी। इसमें बेसिकली जो लोग 6 अरेस्टेड हैं उनमें से एक आदमी ने बताया है कि जो मेन इसका किंग पिन था, जो हम लोग को लेकर गया था, वो अभी हम लोगों ने अरेस्ट नहीं किया उसको। वही जानता था कि ये फ्लैट किसका है और ये प्रॉपर्टी कैसी है। लेकिन बाकी चीज़ें जो चूँकि आपस में जब शेयरिंग कर रहे थे, जब तो फैक्ट्स भी शेयर किए थे, उसमें ये पता चला था कि 2 व्यक्ति के नाम है, राममणि पांडे और किसले पांडे। ये बेसिकली इन लोगों की प्रॉपर्टी थी और इसके बारे में उस जो एट लार्ज स्कॉन्डर है हमारा, उसके पास इस चीज़ की जानकारी थी और उन्होंने जाकर के उनके एब्सेंस में हम लोगों की मदद से इस प्रॉपर्टी को शिफ्ट किया वहाँ से और हम लोगों ने आपस में बांटा। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर, ये नंबर 1 वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसके बाहर दिन दहाड़े गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गई। आपको बता दें कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गेट नंबर 1 पर एक दुकान पर अज्ञात शख्स ने पानी पीने के बाद दुकानदार की तरफ फायरिंग कर दी और मौके पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक बदमाश गोली चलाकर पैदल विज्ञान विहार की तरफ भाग गए। बाद में उसने अपनी शर्ट चेंज करके दूसरे रोड पर कड़कड़डूमा की तरफ निकल पड़ा और पुलिस मामले की फिलहाल तो तहकीकात कर रही है और इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उन्हें खंगाल रही है। आपको बता दें कि दुकानदार के कान के पास से गोली लगने की वजह से कड़कड़डूमा स्थित हेडगेवार हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया है।